नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड सरकार का बजट सदन में पेश किया। हम बजट पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के जानकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश सरन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय के लिए और 24,827 करोड़ 70 लाख रुपए अर्थात 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। इस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो इस बजट की प्रक्रिया को देखिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा कंसल्टेशन हुआ जी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और अर्थशास्त्रियों की जमात, विशेषज्ञों की जमात पूरे देश से आई। जी, यहाँ के एक्सपर्ट्स आए, यहाँ के लोगों ने अपने सुझाव दिए और एक हमार बजट करके एक प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये बजट है, उसमें बहुत सी चीज़ें इसके प्रतिफल नज़र आते हैं एक बजट में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस बजट की कि पहली बार झारखंड का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है। जी, ये एक दूसरी विशेषता है। तो एक छोटे से बजट, जो अगर पहला बजट आप देखिए तो एक छोटे से बजट से 1 लाख करोड़ पहुंचना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। और पिछली बार भी 91,000 करोड़ का करीब लगभग बजट था। तो 10,000 करोड़ रुपए अगर एक साल में बढ़ रहे हैं बजट में, तो ये भी दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक तो कंसल्टेशन और दूसरा इतना बड़ा बजट। और उम्मीद है कि ये बजट के रेवेन्यू का जो हिसाब किताब है, पिछले 2 वर्ष बहुत ख़राब रहे हैं राज्य के लिए। कोविड का संक्रमण रहा, उसके पहले वाले साल में मंदी रही, 19-20 में मंदी रही, उसके बाद वाले 2 साल कोविड के वर्ष रहे। तो इसके बावजूद इस बार इतना बड़ा बजट देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इसके टारगेट्स को पूरा कर लिया जाए, और सरकार तो उम्मीद करती है कि इसके टारगेट को पूरा करेंगे। लेकिन इस बार भी अगर आप देखिए तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो यूक्रेन का युद्ध, ये क्या प्रभाव डालेगा कोई नहीं जानता है, और इसके प्रभाव हो सकते हैं बहुत दूरगामी हो। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है, उस सवालों में तो हमको लगता है कि ये बजट के 2 प्रमुख बातें हैं। और मैं इस बजट को देखता हूँ विशेष बजट के रूप में देखता हूँ कि विशेष बजट में ये मुख्य बातें सामने आई हैं। बजट में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न वितरण जैसी सामाजिक परिक्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। हाँ, देखिए, बजट की कई मुख्य बातें हैं। एक तो चीज़ हमेशा याद रखिए कि बजट में जब भी कोई बजट पेश होता है तो लगभग आधा पैसा तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, वो आपको खर्च करना ही है। वो एक्सपेंडिचर होता है जैसे पेंशन, जैसे सैलरी, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे सब्सिडी, ये आपको पेमेंट करना ही है। तो लगभग आधा बजट होता है। आधे बजट में बहुत से स्कीम पहले से चलते रहते हैं। तो एक जो बजट होता है उसमें बहुत कम हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पर आप नई योजनाओं को लगा सकते हैं। इस बजट की खासियत है कि नई योजना के अलावा पुरानी योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है इस बजट में। आप देखिए, जो सबसे शुरुआत की बजट में है वो खाद्य सुरक्षा है। और खाद्य और जो न्यूट्रिशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए पहली बार, और प्रोफेसर जॉन रेज जैसे लोगों ने जब सलाह दी, उनके सलाह को मानते हुए अब एक तो हो गया कि 15 लाख से जो राज्य का है वो NFSA के गाइडलाइन के बियॉन्ड, उसके आगे उसमें और 5 लाख लोग, मतलब 20 लाख लोगों को राज्य सरकार देगी। दूसरी बात कि 1 किलो दाल 1 रुपये किलो दिया जाएगा। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट से मुक्ति के लिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे थे। पहली बार हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि लोगों को कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी दिया जाएगा। और 1 किलो दाल अगर मिलेगा महीने में तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और कम से कम एक इंडिकेट करता है कि हम लोग न्यूट्रिशन की ओर भी ध्यान देना शुरू किए हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण था। दूसरा, शिक्षा में जो मरंगोम के जयपाल सिंह जो स्कॉलरशिप था, वो स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ा दिया गया है।
और उस दायरे को बढ़ा के अब कर दिया गया है कि ओबीसी, माइनॉरिटीज़, एससी सबके लिए होगा। पहले केवल एसटी के लिए था और पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 6 छात्रों को विदेश भेजने का काम किया था जी, और विदेश में वो पढ़ाई कर रहे थे। तो एक गरीब बच्चा विदेश जाने का सपना ये सरकार पूरा करा रही है और अलग अलग जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए करा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बजट में यह है। तीसरी बजट की जो बात है पेयजल, ये पीने का पानी बहुत बड़ा संकट है झारखंड के लिए और पेयजल पर विशेष एम्फेसिस दिया गया है। उस पर अलॉटमेंट भी बढ़ाया गया है और कोशिश की जा रही है कि पेयजल पूरे झारखंड के गाँव में मिले, शुद्ध पीने का पानी। तो ये एक तीसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए इस बजट में कि वो पेयजल का। चौथी बात जो इस बजट में आई है कि 100 गाँव को जी जो एमएलएज को या जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो चुनेंगे एक एक गांव अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये एक बहुत जो स्मार्ट गांव है वो ग्रीन स्मार्ट गांव होंगे और ग्रीन स्मार्ट गांव को डेवलप किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम कह सकते हैं वो स्वास्थ्य के बारे में है और स्वास्थ्य पे एक तो एलोकेशन बढ़ा दिया गया, करीब 26% बढ़ाया गया एलोकेशन। दूसरा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में स्वास्थ्य की सुविधाओं को इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और ऐसा किया जाए कि अगल बगल के राज्य भी यहाँ के लोग भी यहाँ आ सके, यहाँ के लोग भी यहाँ आ सके और यहाँ पे सस्ते दर पर से ये जो व्यवस्था है हो सके। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सबको भी बढ़ाने की इसमें बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो महत्वपूर्ण बात जो इसमें आई वो है कि लाइब्रेरीज हर ज़िले में खोलने का, एक रीडिंग रूम की व्यवस्था। हमारे बच्चे जो हैं सो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जब कॉलेज से वो निकल जाते हैं तब उनके लिए कोई रीडिंग रूम की व्यवस्था नहीं होती है। तो एक महत्वपूर्ण कदम होगा अगर हर ज़िले में एक कम से कम रीडिंग रूम हो जाए जहाँ पर बच्चों को, या सारथी योजना जिसमें कि बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमको लगता है कई नई चीज़ें भी हैं, कई पुरानी चीज़ों को और मजबूत किया गया है। शिक्षा पर व्यय को 6.5% किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें वृद्धि, क्योंकि शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा, किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा पर खर्च किया जाए। तो शिक्षा पर खर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई चीज़ें इस बजट में हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से कहा जाए कि गरीबों के बारे में बहुत कुछ सोचा गया है। ऐसे लोग जो बहुत पिछड़े इलाकों में हैं उनके बारे में सोचा गया है। बात की गई है कि चेक डैम्स बनेंगे, बात की गई है कि तालाब और पोखर जो है उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। बात किया जा रहा है कि गंगा जल से, जो गंगा की हमारे पास है, उससे बहुत दूरों तक वहाँ से पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं इस बजट में। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए भी वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये भी बहुत अच्छी योजना है। इसके अलावा भी जाहिर थान, सरना सबके लिए किया गया है। ये केवल ये के लिए कब्रिस्तानों के लिए नहीं है। ये योजना जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं उनकी घेराबंदी, क्योंकि बहुत जगह इन पर इंक्रोचमेंट हो रहा है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए उनको घेराबंदी करना बहुत महत्वपूर्ण था और ये एक महत्वपूर्ण कदम है इसके लिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास, एक रूम और एडिशन हो, इसके लिए हर राज्य सरकार अपने स्तर से 50,000 रुपये की व्यवस्था की है कि 50,000 रुपया राज्य सरकार देगी और एक रूम अतिरिक्त बनवाएगी। तो ये भी गरीबों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी, इसलिए हमने कहा ना कि ये अगर इस बजट को देखिए तो गरीब लोगों को और जो पिछड़े क्षेत्र हैं इन दोनों पर ध्यान दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली बजट को लोग अगर केंद्रीय बजट को देखें या किसी भी बजट को देखें तो व्यापारी अपने हिसाब से उसको देखते हैं कि उनके लिए क्या मिला। तो अभी तो इसमें स्टार्टअप्स की बात हो रही है, एमएसएमई की बात हो रही है, तो लोगों को लगता है कि हमको क्या मिला। लेकिन अगर देखिएगा गरीबों के लिए अगर बजट को रीओरिएंट किया जाता है तो ये महत्वपूर्ण कदम होता है और उम्मीद हम करें कि सरकार उतना व्यय कर पाएगी। और सरकार ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट लिखा है उसमें सरकार ने इन बातों को कहा है कि जो पिछले साल जिन चीज़ों को वो लेके आए थे उसमें से क्या क्या काम किए गए हैं। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम नहीं हुए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत से सारे काम होंगे और एक बेहतर झारखंड बन पाएगा। झारखंड जो कि समृद्ध झारखंड हो, झारखंड जहाँ से गरीबी को दूर किया जा सके, ऐसा झारखंड जहाँ उद्योग धंधे पनप सकें, ऐसा झारखंड जहाँ पर लोगों का विश्वास हो,
ऐसा झारखंड जो धीरे धीरे अपनी पुरानी परंपराओं को, जो पुरानी खराब परंपराएं हैं, उसको तोड़कर आगे बढ़ सके। तो ऐसे झारखंड की कल्पना अगर है तो अच्छी बात है। ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना है। तो ये सब योजनाओं से काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए तो हमने कहा कि ये प्रो पीपुल है, जो गरीब आदमी है। क्योंकि अगर आप कभी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाड़े के दिन में जाइएगा तो बच्चे ठंड में ठिठुरते रहते हैं। अगर उनको स्वेटर दिया, क्योंकि वहाँ पर किसके बच्चे जाते हैं? सबसे गरीब बच्चे जाते हैं। और नई शिक्षा नीति में वो प्री स्कूलिंग का सबसे बड़ा केंद्र होने जा रहा है नई शिक्षा नीति में। तो उसको मजबूत करना, वहाँ बच्चे अगर स्वेटर पहन के जाएंगे अच्छा है। हम तो आग्रह करेंगे सरकार को कि अगर हो सके तो बाकी बच्चे जो स्कूल का यूनिफॉर्म दिया जाता है उनको भी गर्म कपड़ा दिया जाए, जिससे कि बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए नहीं जाए। इसके अलावा हर पंचायत भवन को अगर ज्ञान केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए, अगर रीडिंग रूम और लाइब्रेरी के रूप में डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा कदम होगा। पहले व्यवस्थाएं कई जगह पे थी, अभी नहीं है। तो धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को आना चाहिए। कम से कम इंटेंट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत पोषाहार में अंडा और फल के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सही बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कुपोषण की स्थिति झारखंड में है और जो NFHS के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और जो कुपोषण की स्थिति हमारे झारखंड में है, उस कुपोषण की स्थिति में तो बच्चों को अंडा देना बहुत ज़रूरी है। और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक अंडा रोज जाना चाहिए, दोनों जगह, आंगनबाड़ी में भी और स्कूल में भी अंडा। और सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन फल देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का न्यूट्रिशन इंप्रूव करे। झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोग सब चीज़ में इतने धनी हैं। हमारे पास जंगल है, पानी है, हमारे पास मिनरल रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पर कुपोषण भी उतना ही ज़्यादा है और बच्चों का कुपोषण खासकर बहुत ज़्यादा है। तो ये कदम अगर उठाए गए हैं तो छोटा ही कदम है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हमको लगता है कि इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इसको और एक्सपैंड करना चाहिए और 6 दिन अंडा कम से कम बच्चों को मिलना चाहिए जितने दिन स्कूल खुला रहे। बिजली का बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक परिवार को, गरीब परिवार जो है, किसान परिवार, तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी योजना है। हाँ, ये बहुत महत्व, हमने शुरू में ही कहा आपको कि कई योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है और ये गरीबों के लिए, गरीबों के हित में है। तो इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रो पुअर बजट है। इंटेंट जो इस बजट का है कि वो प्रो पुअर है। अब जो चिंता इस बजट की है कि 1 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाए, इतना रेवेन्यू आए कि इतना खर्च हो सके। और रेवेन्यू क्योंकि हर बार झारखंड सरकार की पूर्व जो सरकारें रही हैं उसमें किसी भी साल रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। जो ओन रेवेन्यू का स्रोत होता है वो रेवेन्यू का टारगेट नहीं पूरा है। झारखंड का एडवांटेज है कि कोयले वगैरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है, लेकिन GST वगैरह से काफ़ी पैसा इस बार राज्यों को मिल रहा है, मिलने का उम्मीद है जी। ऐसी उम्मीद है इसलिए कि केंद्र सरकार भी, लेकिन जैसा हमने कहा कि कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन वॉर से क्या होगा, यूक्रेन की लड़ाई से उसके क्या असर होंगे, क्या मंदी आएगी दुनिया में, पेट्रोल के प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे, ये एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आ जाए, तो वो थोड़ा एक चिंता का विषय है। तो केंद्र में अगर राजस्व नहीं होगा तो वो राज्यों को नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चिंताएं हैं और आशा भी है कि सरकार इस पर खर्च कर पाएगी जितना उम्मीद करती है। 90-95% भी अगर खर्च कर देती है तो बहुत बड़ा सुकून मिलेगा इस राज्य को और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान लैब की स्थापना की जाएगी तथा डिजिटल शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों को 52,000 टैब उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत अच्छा, ये सारे कदम बहुत अच्छे हैं। हमने सारे कदमों को एक साथ नहीं किया, लेकिन ये सारे कदम बहुत अच्छे हैं। हमने कहा ना कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पेयजल पर, खाद्य सुरक्षा पर, इन चीज़ों पर काफ़ी चीज़ों को काफ़ी खर्च किया गया है और ये महत्वपूर्ण है। रांची में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक बृहद रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। केवल रांची में ही नहीं, ये जो यहाँ तो होगा ही, और यहाँ तो स्टेट लाइब्रेरी इसके लिए काम करता है। ये प्रत्येक ज़िले में ऐसा प्रावधान होने जा रहा है कि प्रत्येक ज़िले में एक रीडिंग रूम की व्यवस्था होगी और जिससे कि लोग उसमें जाके पढ़ सकें और बच्चे कम से कम तैयारी कर सकें। जैसा हमने पहले भी कहा कि होता क्या है कि कॉलेज के निकलने के बाद रीडिंग रूम की व्यवस्था ख़त्म हो जाती है। हम तो चाहेंगे कि जितने कॉलेजेस है उसके रीडिंग रूम को भी मजबूत करने के लिए पैसा आवंटन किया जाए, कि जितने कॉलेजेस हमारे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हो या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो, उसमें रीडिंग रूम की व्यवस्था और मजबूत हो और किताब दिया जाए। और एक ज़माने में पुअर बॉयज़
लाइब्रेरी हुआ करता था पीबीएल, जिससे कि बच्चे वो किताब ले जाके पढ़ सकते थे। तो वो पीबीएल स्कीम को भी शुरू करना चाहिए कि जो सबसे पुअर, सबसे गरीब बच्चे हैं उनको वो किताब मुफ्त में मिल सके। कॉलेज के बच्चों को, स्कूल में तो मिलता है, कॉलेज के बच्चों को मुफ्त में मिल सके, या वो लाइब्रेरी में जो टेक्स्ट है वो हो सके, जिससे कि वो बच्चे किताब ले जाके अपने यहाँ पढ़ सके। तो ये होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो अपने विधानसभा क्षेत्र नाला में लाइब्रेरी की योजना शुरू की है और काफ़ी से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और उनका मानना है कि गरीब बच्चे इन लाइब्रेरी का लाभ लेकर बेहतर शिक्षा लेकर बेहतर मनुष्य बने, बेहतर पदाधिकारी बने, बेहतर आदमी बने, उनका ये मानना है। तो इसी योजना को राज्य सरकार भी अब इसको अडॉप्ट कर रही है और आगे लाइब्रेरी वगैरह खोलने की, रीडिंग रूम खोलने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे जो गरीब छात्र हैं, कमज़ोर तबके के छात्र हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर स्टेट लाइब्रेरी है, कभी भी आप उस स्टेट लाइब्रेरी में फिलहाल के पीछे चले जाइए, 500 बच्चे मिल जाएंगे पढ़ते हुए, कभी भी। रांची विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है, रांची विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हम लोगों ने उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं है उनके लिए भी खोल दिया है, वो जाके कम से कम पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए कि बच्चों में पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए, पढ़ने की जगह होनी चाहिए और किताबें होनी चाहिए। एक और लाइब्रेरी बना है कि जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है मोराबादी में, उसको भी मजबूत करना चाहिए और उस लाइब्रेरी में भी काफ़ी किताबें अगर आ जाएँ और उसको ओपन किया जाए, वो भी एक पब्लिक लाइब्रेरी है और हमको लगता है कि उसमें हम एक दिन देख के आए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ सकें और हमारे जितने शिक्षा जितनी मजबूत होगी, गुणवत्ता जितनी बढ़ेगी, जैसे कि लैब का बनना, लेबोरेटरी कॉलेजेस में भी बनने चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हुआ क्या है कि लेबोरेटरी और लाइब्रेरी की स्थिति खराब हुई है। तो हमको लगता है कि सरकार सप्लीमेंट्री बजट में ही सही इन पर ध्यान देगी और कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी को मजबूत करेगी और लेबोरेटरीज को मजबूत करेगी, जो उसमें विशेष ध्यान देना जरूरी है, जैसा स्कूलों में वो कर रहे हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की जा रही है, हाँ, बजट में प्रावधान किया गया है, ये भी एक बहुत अच्छी योजना सही बात है कि स्मार्ट कार्ड है कि बच्चों को लोन अगर लेके पढ़ना है तो ये स्मार्ट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको लगता है कि कई योजनाएं हैं, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि बहुत प्रो पीपल, प्रो आदमी, प्रो क्षेत्रों के बीच में ऐसे गरीब क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है। तो हमको लगता है कि ये एक परिवर्तन है और मुझे लगता है कि हम लोग तो आशा करें कि ये योजना सफल हो, जिससे कि झारखंड की तस्वीर बदल सके। रिनपास की खाली जमीन पर पीपी मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना का प्रयास हो रहा है। सरायकेला, खूंटी, लोहरदगा जिले अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। डायलिसिस, ICU, ब्लड बैंक और जन औषधि स्टोर स्थापित किए जाएंगे। तो ये कदम भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। शुरू में ही कहा आपको कि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण एम्फेसिस है अभी का, और स्वास्थ्य में जो है कई चीज़ें आई हैं, जिसमें कि पीपीपी मोड में रिनपास में जो है, ये तो पहले से भी चल रहा है, टाटा के साथ बातचीत हुई है। एक और योजना है कि हाट बाजार में मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से मोबाइल क्लिनिक की देखिए योजना थी, बीच में गड़बड़ हो गई, तो लेकिन इस बार बजट में प्रावधान किया गया है कि मोबाइल क्लिनिक जाए तो कम से कम लोगों की चिकित्सा हो सके। हम यही कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं बन रही हैं वो धरातल पर आए, और योजनाएं बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि ये धरातल पर जब आएंगी तो इसका परिणाम झारखंड को मिलेगा। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अत्यंत कमजोर जनजाति परिवारों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा आरंभ की गई है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को अधिकतम 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, जिसकी आपने चर्चा भी की है। तो ये सब बहुत ही कल्याणकारी योजना है और इसका बहुत दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा। खाद्य सुरक्षा पर झारखंड सरकार काफी ध्यान दे रही है। उस पर भी हमने कहा आपको जी, खाद्य सुरक्षा पर दाल 1 रुपए किलो जी मिलना। मुख्यमंत्री खाद्य नहीं, न्यूट्रिशन सुरक्षा पर भी, केवल खाद्य नहीं, कुपोषण को दूर करने के लिए दरअसल वो योजना है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगली योजनाओं से सरकार उसमें कम से कम तेल की भी योजना लगाएगी कि तेल भी सस्ते दर पे मिल सके लोगों को, खाद्य तेल। मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये भी छात्रों के लिए बहुत अच्छी योजना है। विदेश में जो छात्र जाएंगे उसकी तो आपने चर्चा कर दी। रांची में बायोडाइवर्सिटी पार्क को पीपी मोड पर इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। 1200 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, गुणवत्ता में सुधार और 20 पुल पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।
राज्य में सड़क सुविधा बेहतर हो, लोगों का आवागमन बेहतर हो, तो इसके लिए भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिषद में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर नए भवन का निर्माण कराया जाएगा, जहाँ ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा है। देखिए, ये सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सड़कें बनेंगी 1200 किलोमीटर, उसको ठीक किया जाएगा, या पुल पुलिया। तो अभी कई गांव ऐसे हैं झारखंड में, और चौड़ीकरण भी होगी उसमें। हाँ, और कई गांव ऐसे हैं झारखंड में जिनमें बरसात में उनसे संबंध टूट जाता है जी। तो सरकार को चाहिए कि उन गाँवों को प्राथमिकता पर ले जी। और वो सारे गांव ऐसे हैं जो बरसात के दिन में जहाँ पर से संबंध टूटता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, अस्पताल नहीं जा पाते हैं, ऐसे गांवों को चिन्हित करना चाहिए और वैसे गांव में प्राथमिकता के आधार पर पुल पुलिया बनने चाहिए, पुल पुलिया और सड़कें, जिससे कि लोगों को इसमें तकलीफ नहीं हो। आप जानते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ भी सड़कें बनी हैं, डेथ रेट कम हो गया है, इसलिए कि लोग अस्पताल तुरंत पहुँच पाते हैं। बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई है, माताओं की मृत्यु दर कम हो गई है जहाँ पर सड़कें बनी हैं। तो सड़कों का अप्रोच होगा। और जब एम्बुलेंस 108 आया था तो उसका जो फ़ायदा मिला, तो इस तरह की योजनाओं के फ़ायदा मिलते हैं और सारे गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं वो तो ले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जो समाचार आते हैं कि खाट पर लेके किसी तरह से प्रेग्नेंट महिला को लेके जा रहे हैं प्रसव कराने के लिए, तो ये सब थोड़ा चिंता का विषय है। तो ऐसे गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए और सारे अगर ये गांव प्राथमिकता के आधार पर लें और 1-2 साल के अंदर सब पर पुल पुलिया और सड़कें बन जाए तो एक बहुत बड़ा काम झारखंड के लिए होगा, विशेषकर पिछड़े इलाकों के लिए। आगामी वित्तीय वर्ष में गुमला, चतरा, लोहरदगा और बोकारो में समाहरणालय भवन तथा चतरा, सिमडेगा, बगोदर और जमताड़ा अनुमंडलीय कार्यालय भवन के निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल के निकट लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कराया जाएगा, तो साहेबगंज में हवाई अड्डे का भी निर्माण कराया जाएगा। हाँ, तो ये सब तो देखिए ना, ये सब तो बजट का हिस्सा है, लेकिन जो मौलिक बात हम कह रहे थे कि ये प्रो पुअर गरीबों के लिए है, गरीबों के बारे में चिंता है, गरीबी क्षेत्रों के बारे में चिंता है, तो इसलिए इस वजह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल के लिए कई योजनाओं का इसमें दिया गया है, खाद्य सुरक्षा, पोषण, सब के बारे में बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे थे, हम उन चीज़ों की चर्चा कर रहे थे जिसमें सीधा लाभ लोगों को मिलता है। इसमें भी सीधा लाभ मिलता है, लेकिन अब समाहरणालय का बिल्डिंग बनेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ किए जाने की योजना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो योजनाएं अगर देखिएगा ना तो आप एक एक करके गिनते रहिए तो कई योजनाएं हैं। जी। और सिटी बस सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ऐसे लोग जिनके पास अपना वाहन नहीं है। इसके अलावा इन शहरों में मॉडर्न अंतर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण सही बात है, बनना चाहिए। भागीदारी के आधार पर कराए जाने की भी। यहाँ भी जैसे खादगड़ा में बना, लेकिन वो बन नहीं पाया, तो उसको अच्छा से बनाना चाहिए। इटकी रोड वाला जो है उसको भी अच्छा से बनाना चाहिए। रांची में, रांची शहर में हर जगह इस तरह के अगर बनेंगे तो लोगों का, हम जब बाहर जाते हैं देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जो बस स्टैंड है वो एयरपोर्ट की तरह दिखता है। जी। बस स्टैंड में इतनी सुविधा है कि वो लगता है कि किसी एयरपोर्ट पे हम आए हुए हैं। तो हमको लगता है कि ये सुविधाओं को सरकार का अगर इच्छा है कि ऐसे बने तो हमको लगता है कि सरकार चाह रही है कि ऐसा बने तो बहुत अच्छा है। और हमको लगता है कि अगर सरकार की इच्छा रही और पूरी तन्मयता से काम किया गया तो जरूर बनेगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा राज्य गठन के बाद पहली बार रांची, देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है और इसके अलावा नए सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ये दोनों भी बहुत अच्छी योजना है। सारी योजनाएं अच्छी हैं। देखिए, प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन, जी, कि सारा इम्प्लीमेंट हो जाए, और हम लोग तो यही शुभेच्छा देते हैं कि ये सारे योजनाएं इम्प्लीमेंट हों। जी। राज्य में युवाओं को सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास के लिए गांवों में सिद्धो कानो युवा क्लब की स्थापना की जाएगी। हाँ, ठीक है। यूथ क्लब की बात पहले भी थी जी, अभी उसका नाम दे दिया गया। हाँ। यूथ क्लब तो जब यूथ पॉलिसी आई थी तभी बात की गई थी कि यूथ क्लब होगा। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है और युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव है। उसके बारे में चर्चा हमने की है स्टार्टअप फंड के बारे में। डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाते हुए राज्य के सभी कर्मियों को पेपरलेस माध्यम से उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये भी अच्छी योजना है। तो ठीक है, ये तो फैसिलिटीज है। हाँ, सुविधा। देखिए, मेन फोकस जो है जी इस बजट का, जी, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, जी, पुल पुलिया और रोड्स पिछड़े इलाकों में, जी, तालाब और
चेक डैम का पुनरुद्धार, खाद्य सुरक्षा, जी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मेन फोकस है इसका। जी ये बाकी तो वित्त मंत्री महोदय ने अपने स्पीच में सारी बातें कही हैं। 13 विभागों का आउटकम बजट का गठन किया गया। आउटकम बजट पिछले साल भी आया जी, तो इस बार भी बजट उसमें रखा गया आउटकम आउटकम बजट। बजट पिछले हाँ। साल भी आया था। और ये महत्वपूर्ण रहा है कि पिछले साल से आउटकम बजट यहाँ पे आया है तो आउटकम बजट का क्या लाभ आप देखते हैं? कि जो बजट हो रहा है उसका क्या फायदा है, जी उसका आउटकम क्या है। जी हम लोग इतना पैसा डाल रहे हैं, मान लीजिए कि आज हम इतना पैसा डाले शिक्षा में, तो क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा जी कि नहीं बढ़ा? जी अगर आप बहुत पैसा डाल रहे हैं तो क्या शिक्षा की स्थिति सुधरी, स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी, स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स बढ़े, वगैरह वगैरह, पिए का पानी सबको मिल पाया, तो ये आउटकम होता है। ये हेमंत सरकार की अच्छी योजना है कि पिछले आउटकम साल बजट से पिछले साल भी हुआ तो था। पिछले साल भी यही सरकार थी और और यही इस साल भी वित्त मंत्री थे, इस साल भी और इस साल भी यही वित्त यही मंत्री और बजट यही है, मुख्यमंत्री हैं। ये तो बहुत ये आउटकम बजट से काफी लाभ मिलेगा कि लाभ क्या मिलेगा, इससे फोकस होता है। पता चलेगा कि क्या लाभ इसका मिल रहा है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं और बजट में बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है विस्तार से। वित्तीय वर्ष से ये आय का स्रोत भी कहा है बढ़ा है। हाँ, आय का स्रोत पे देखिए, कहा गया है कि आय का स्रोत बढ़ेगा जी और ये आशा है कि इस वर्ष जी चूँकि कोरोना का प्रभाव खत्म होगा, केंद्र सरकार में भी एक्टिविटी बढ़ गई है। करीब देखिए ये लोग 6.1% रेट ऑफ ग्रोथ का इमेजिनेशन कर रहे हैं। जो आकलन है वो 6.1% रेट ऑफ ग्रोथ का है। पिछले साल 4.2% रेट ऑफ ग्रोथ था, जो कि देश के ग्रोथ रेट से ज़्यादा था। 2021 में 4.7 झारखंड का। हाँ, तो वो देश के ये से ज़्यादा था। और इस साल भी 6.1% की बात की जा रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट है हमारा, अगर बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। अगर आपका ग्रोथ बढ़ता है तो टैक्स बढ़ेगा, और ये उम्मीद की जाती है कि सरकार अपने जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़ा पाएगी। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि ये डिपेंड करता है कि सरकार अपना टैक्स और केंद्र सरकार कितना ट्रांसफ़र करती है। इधर कुछ पिछले वर्षों में जो ग्रांट्स इन एड है केंद्र सरकार का, वो थोड़ा कम हुआ है और उसके कई कारण थे। और इसी तरह से जो जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ तो नेचुरल है कि कम ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अब जो है इस साल उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी का कलेक्शन अच्छा होगा। इस साल उम्मीद की जा रही है कि कोयला और माइनिंग होगा तो रॉयल्टी वगैरह अच्छा मिलेगी, तो गैर टैक्स रेवेन्यू में मिलेगा, क्योंकि कोयले वगैरह का या खनिज का उत्पादन होता है तो वो बढ़ेगा। और इसी तरह से उम्मीद किया जा रहा है कि जो रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है वो रेवेन्यू का टारगेट पूरा होगा। इस साल फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा था और उसका कारण था कि सरकार उतनी उगाही नहीं कर पाई, तो उसको कर्ज लेके चलाना पड़ा, तो फिस्कल डेफिसिट। तो जो राजकोषीय घाटा है 11,286 करोड़ का, जो 2.81% है, तो 4% से कम होना चाहिए। कम तो है लेकिन ज़्यादा है। हाँ। माने अगर पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, लेकिन 4% का जो टारगेट है उससे कम है 2. वो तो फिस्कल पॉलिसी में एफआरबीएम में आता है, वो जी उसके लिए आता है। हाँ, और इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष 2021 में देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 723% गिरावट की तुलना में झारखंड में बहुत कम गिरावट। वही तो कहे जी जी 4.7% गिरावट हुई है और इस बार उम्मीद है 6.1%। 21-22 में विकास दर स्थिर मूल्य पर 8.8% होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान मूल्य पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में स्थिर था, वर्तमान मूल्य पर क्रमशः 6.15%। देखिए ये तो अनुमान है ना, अनुमानित है, ये तो अनुमानित है, लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जी। और इससे निर्भर करेगा कि टैक्स कितना आता है, टैक्स का जो है, और टैक्स से निर्भर करेगा कि खर्च कितना हो पाएगा जी। लेकिन जो है लगभग अगर आप कई वर्षों को देखिए, पिछले 10 वर्षों को देखिए, जी, तो जो टैक्स और राजस्व का अनुमान था उसमें 80 से 90% आता रहा है। तो इस बार उम्मीद करें 90% भी आएगा, तो करीब आपका 90,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ तो योजना पर इस बार ज़्यादा खर्च होगा, योजना पर, तो इससे विकास की गति। योजना नहीं, अब पूंजीगत व्यय हो गया। जी जी, अब राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। जी, अब योजना को पूंजीगत व्यय के रूप में कहा जाए। योजना का, क्योंकि योजना खत्म हो गई ना, तो इसलिए पूंजीगत व्यय, तो व्यय। पूंजीगत व्यय में ज़्यादा खर्च होगा, तो इससे विकास की गति तेज होगी राज्य में। तो कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है और प्रो पीपुल बजट है। आप इसको अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि बस यही शुभकामना हम देते हैं, यह शुभेच्छा है कि इस बजट के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों, जो भी स्कीम लिया गया हो पूरा हो। एक साल में नहीं हो सके तो अगले साल भी इस तरह के बजट में कंटिन्यूटी रहे, जिससे कि झारखंड की जो मूल समस्याएं हो उनका
समाधान हो सके। तो हमने अभी वित्तीय वर्ष 22-23 के झारखंड बजट पर एक लंबी बातचीत की डॉक्टर रमेश सरन जी से। उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी बजट के बारे में। उन्होंने विस्तार से बताया बजट से क्या क्या लाभ मिलेगा। ये ग्रामीणों गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है, आम लोगों का बजट है। तो ये बजट प्रो पीपुल बजट है। तो इस बजट से काफ़ी राज्य में विकास होगा और विकास की गति तेज पकड़ेगी। राज्य समृद्ध होगा, शक्तिशाली और मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।